और वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। PT 365 इकॉनमी का ये हमारा चौथा पार्ट है एंड दिस इज़ द फाइनल पार्ट। ये छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और हम थोड़े ही समय में कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि कुछ ही चीज़ें बची थी। जो शुरू के सेक्शंस थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ उन्हीं को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ओके, यू आर वॉचिंग IAS PCS फैक्ट्री एंड लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा टॉपिक है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नाम से ही क्लियर है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए एक ओपन नेटवर्क है। पूछा जा सकता है कि यह कौन बना रहा है, तो ये DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है। इतना ही जानना है बस। IRDAI ये इंश्योरेंस का रेगुलेटरी अथॉरिटी है यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया था 1999 में, यानी स्टैट्यूटरी है, ऑटोनमस है। हेडक्वार्टर पहले नई दिल्ली में था, अब हैदराबाद में है और मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे लाया गया था। DSII यानी डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि DSIB क्या होते हैं, फिर NBFCs के लिए कैसे होता है। तो DSSI में अभी है LIC, GIC एंड न्यू इंडिया 2021-22 के लिए। हर साल होता है, एनुअली होता है और IRDAI इसको मतलब ये टैग देता है और इनका जो ज्यूरिसडिक्शन होता है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री बट दैट इज़ मोर देन वन कंट्री। नाउ LIC से ही संबंधित जो इंश्योरेंस से संबंधित FDI को लेकर के है। आपको पता होगा कि FDI इन इंश्योरेंस मैंने पढ़ाया था कि 49% से 74% बढ़ा दिया गया था पिछले साल। तो अगर कोई एप्लीकेशन कोई प्राइवेट बैंक मान लीजिए देता है, कोई प्राइवेट बैंक के द्वारा अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए जो लीड की जा रही है, अगर वो एप्लीकेशन देता है तो दैट विल बी क्लियर्ड बाय RBI एंड IRDAI, ताकि जो 74% की लिमिट है वो ब्रीच ना हो सके ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का। नाउ नेक्स्ट है कि मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस। ये IRDAI का इनिशिएटिव है नाबार्ड और CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के साथ मिलकर के, ताकि एक पूरे गांव को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दें, पूरे ही गांव को। एक मॉडल नाम ही है। CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये पूछा जा सकता है कि ये स्टैट्यूटरी है कि नहीं। येस, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी और कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत ये आया। स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम अगला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है ताकि सर्विस सेक्टर की टेक्नोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल किया जा सके। फ्रेंड्स, अगला चैप्टर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना। पहला है एक रिपोर्ट, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। इसका नाम है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी याद रखेंगे। महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो शॉर्ट में याद रखेंगे महुआ। 6 साल कह रहा है कि पूरा हो गया स्मार्ट सिटी मिशन का, अमरूद का और प्राइम मिनिस्टर अर्बन आवास योजना अर्बन का। और महुआ ही लॉन्च कर मतलब पब्लिश करता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को, कि कितना आसान है कौन से शहर में रहना। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन ये महुआ प्लस मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट है इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज, ये IISc बेंगलुरु प्लस स्मार्ट सिटीज मिशन का है। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जैसे लॉजिस्टिक सेक्टर को भी मिला है, इससे कई सारे फायदे होते हैं ना। स्वामी फंड जो स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए SEBI द्वारा रजिस्टर्ड एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है ताकि इनकी प्रायोरिटी डेप्थ फिनेंसिंग की जा सके। नाउ अल्टरनेट जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो क्या होते हैं? कई सारे प्राइवेट लोग पूल करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो ये उनका एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, चाहे वो इंडिया के हों या फॉरेन के हों, उनके पैसे को कलेक्ट करता है ताकि उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके। ये इस्टेब्लिश्ड या इनकॉर्पोरेट इंडिया में होता है ना। नेक्स्ट है फ्रेट स्मार्ट सिटीज़ आप कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो लॉजिस्टिक डिवीज़न है उसके अंतर्गत आता है। इसमें 10 शहरों को चुना जाएगा और बाद में 75 शहरों को कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है गति शक्ति। गति शक्ति एक नेशनल लेवल पे मास्टर प्लान है, किस लिए? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जैसे रेल, रोड, कई सारी चीज़ों का, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन है उसको एक्सपीडाइट यानी तेज किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया और जो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किया गया है BISAG के द्वारा। BISAG का फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। भास्कराचार्य भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। और ये BISAG कहाँ पे है? गांधीनगर में और मीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नाउ लीड्स,
जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस स्टेट्स 2021 का रिपोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जारी किया, पहली बार 2018 में जारी हुआ था, 2020 में ऐसा कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। अच्छा, 2021 में ना 21 इंडिकेटर्स थे। नोट करने वाली बात यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स को पहली बार इंक्लूड किया गया है। इसके पहले जो भी पैरामीटर्स थे ना वो परसेप्शन बेस्ड थे, केवल परसेप्शन पे आधारित थे। नेक्स्ट है कमिटी ऑन रेलवेज। ध्यान देंगे, ये कमिटी ऑन रेलवेज कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कमीशन ऑन रेल सेफ्टी। पहले ये देख लेते हैं कमिटी ऑन रेलवेज। सेफ्टी रिव्यू पे खन्ना कमेटी बनी थी रेल सेफ्टी पे 1998 में। अगेन रेल सेफ्टी पे ही काकोदकर, अनिल काकोदकर कमेटी 2012 में। रेल को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सैम पित्रोदा कमेटी 2012 में। एंड फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द मेजर रेल प्रोजेक्ट्स एंड रीस्ट्रक्चर द रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेलवे बोर्ड, विवेक देबरॉय कमेटी बनी थी 2015 में। ये कन्फ्यूजन वाला विषय है कि कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी, ऐसा लगेगा कि जैसे इसका पेरेंट जो बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है। नहीं, इसका पेरेंट जो बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। हेडक्वार्टर लखनऊ में है और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नाउ ऑपरेशन आहत, ये इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है ताकि जो मानव तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसको कम किया जा सके। हाई स्पीड रेल, ये केवल मुंबई और अहमदाबाद के बीच में भी शुरू किया गया है और इसमें फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हेल्प जापान से मिल रहा है। नाउ अगला है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम है कि पैसेंजर फेयर को या फिर फ्रेट फेयर को ये रिकमेंड करता है कि कितना होना चाहिए भाड़ा। भारत गौरव ट्रेन स्कीम, इसमें जो इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको दिखाएंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? तो आम जनता को दिखाएंगे। नाउ अगला है हमारा एविएशन सेक्टर, उड़ान सेक्टर हमारा। ये PPP जो इसने शुरू किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, मेजर जो मेट्रो एयरपोर्ट्स हैं जैसे दिल्ली वगैरह, वहाँ पे FDI से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि 100% ऑटोमेटिक रूट के तहत है अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है तो, और 100% एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट पे है, लेकिन अगर 74% से ज़्यादा करना है तो FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 49% है डोमेस्टिक एयरलाइंस पे ऑटोमेटिक रूट के तहत, लेकिन ये पैसा जो है फॉरेन एयरलाइन कंपनीज से नहीं आना चाहिए। ना रोड देख लेते हैं। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया गया है रोड सेफ्टी के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज इसने नोटिफाई किया है। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और जो मेंबर्स होंगे वो 3 से 7 होंगे, यानी कि न 3 से कम होंगे न 7 से ज़्यादा होंगे, और इन मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। नाउ अगला है कि विजन जीरो का संबंध किससे है? तो दिस इज रिलेटेड टू द रोड सेफ्टी। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में होते हैं और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन रोड सेफ्टी से संबंधित है। इसका है कि इंडिया ने इसको साइन किया है कि हम जो रोड की फैटालिटीज़ हैं उसको, रोड एक्सीडेंट की फैटालिटीज़, तो उसको कम करेंगे 50% तक बाय 2030। नाउ अगला है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नाम से ही क्लियर है, और इसके अभी चेयर बने हैं KV कामत, इसके हेड बने हैं। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेगा वैसे सेगमेंट को जो बहुत ही हाई रिस्की होगा, जिसको अदर लोग पैसा नहीं देंगे। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख करोड़ का है, और ये दोनों काम है इसका, फाइनेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंटल। ना अगला है सरोद क्या है? तो सरोद शब्द का संबंध बेसिकली मैरीटाइम, पोर्ट्स, इनसे संबंधित है। ये मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के तहत रिजॉल्व करेगा। ना अगला सेक्टर है एनर्जी। यहाँ पे मैंने ब्रेकअप दे दिया है, आप यहाँ देख लेंगे। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का प्रोडक्शन है ना वो थर्मल एनर्जी है, और इस थर्मल में केवल कोल का है 51.7%, यानी मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम द कोल ओनली। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ देखिए तो मतलब 1/4 से भी ज़्यादा है, मतलब कि 26.5% रिन्यूएबल एनर्जी है। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स 11.9 है और न्यूक्लियर 1.7 है। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी को ब्रेक करेंगे तो सोलर करीब 12 है, देन विंड है 10, बायोमास 2, स्मॉल हाइडल 1.2, वेस्ट टू एनर्जी 0.1। बस एक सोलर विंड ऊपर से ना 2 ऐसे याद रख लेंगे, और यहाँ स्मॉल हाइडल को रिन्यूएबल में रखा गया है लेकिन हाइड्रो को अलग रखा गया है, ध्यान देंगे। अच्छा, जून 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा कि हम पावर सरप्लस कंट्री बन गए हैं, और हमारी जो इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी है, ये जैसे हम नवंबर 2021 तक का डेटा देख रहे थे, नवंबर 2021 तक तो 392 गीगावाट का है, और 2030 तक हमने केवल रिन्यूएबल एनर्जी का इंस्टॉल्ड रखा है 450 गीगावाट। नाउ अगला है जनरल नेटवर्क एक्सेस। ये क्या है? तो यह एक ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस है टू द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम।
प्रोड्यूसर कैन एक्सेस एनी कंज्यूमर इन लाइन विथ वन नेशन वन ग्रिड। बेसिकली कहने का मतलब ये है ना कि जो प्रोडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का वो किसी को भी बेच सकता है, जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर किसी सेगमेंट को ही बेचना है। तो इससे क्या होगा, वन नेशन वन ग्रिड की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रीपेड स्मार्ट मीटर। ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इलेक्ट्रिसिटी के डिप्लॉय कर रही हैं और मार्च 2025 तक पूरे देश में लगा दिया जाएगा। ये बेसिकली डिजिटल मीटर लगा रहे हैं ताकि जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको ट्रैक एंड कंट्रोल किया जा सके। 2016 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा था कि नेट मीटरिंग शब्द का संबंध किससे है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी से। इसमें क्या है कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में प्रोड्यूस करते हैं तो इसको ग्रिड को आप सेल कर सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ा तो आप बाई भी कर सकते हैं ग्रिड से। और आपको टोटल कितना देना पड़ेगा, तो नेट कंज्यूम जितना आप करेंगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहा गया है नेट मीटरिंग। नाउ अगला है स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। ये EESL का प्रोग्राम है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसमें जो कन्वेंशनल मीटर्स हैं उनको स्मार्ट मीटर्स के द्वारा 2022 तक कन्वर्ट करने का लक्ष्य है। नाउ अगला है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। अभी गवर्नमेंट ने PPP इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में। इंडिया क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में तीसरा सबसे बड़ा देश है और एनर्जी के कंजम्पशन में भी तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका नोडल कौन है इसका, तो वो है ISPRL यानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो एक SPV है, इन स्पेशल पर्पस व्हीकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फेज 1 में जो बनाया जाएगा रिजर्व्स वो होगा विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पाडूर। मंगलुरु एंड पाडूर कर्नाटका में है और विशाखापट्टनम आंध्रा का पार्ट है। और दूसरे फेज में चंडीखोल उड़ीसा और अगेन पाडूर कर्नाटका। ना अगला है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। ये क्या है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के ऑपरेशंस में रिफॉर्म के लिए है। इस अगर ये किया जाता है तो वन नेशन वन ग्रिड एंड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ना कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, जैसे कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ये फिक्की ने जारी किया था। इकोनॉमिक्स में नोबेल कौन देता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, और इस बार 3 लोगों को मिला। आधा जो प्राइज मिला वो केवल डेविड कार्ट को मिला, इनकी लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर वेजेस वगैरह में इन्होंने योगदान दिया है। और आधा में 2 लोगों को मिला, जोशुआ एंगरिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस। इन्होंने डेटा को इंटरप्रिटेशन के लिए एक मेथडोलॉजी दी थी। ना अगला है वन नेशन वन स्टैंडर्ड। ये वन नेशन वन राशन कार्ड सुना था, ये है वन नेशन वन स्टैंडर्ड। बेसिकली ये वन प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाने की योजना है। और अभी RDSO जो इंडियन रेलवे का पार्ट है, यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला इंस्टीट्यूशन बन गया जिसको स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया बाय BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ना अगला है पहचान इनिशिएटिव का संबंध किससे है, तो हैंडीक्राफ्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने से है। ना कुछ मार्क्स होते हैं और उनकी सर्टिफाइंग एजेंसी देख लेते हैं, जैसे ISI एंड BIS मार्क बाय BIS, fruit products order by Ministry of Food Processing Industry, Indian Organic Certification by APIDA and egg mark by Directorate of Marketing and Inspection। फ्रेंड्स हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे इकोनॉमी को। अब मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट कौन सा सेक्शन हम आगे करते हैं। जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं, चूँकि ये रैपिड रिवीजन है इसलिए सारी चीज़ों को डिटेल में बताना संभव नहीं है। आपकी एग्जामिनेशंस के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उतना बता रहा हूँ। धन्यवाद।